Hello, my dear friends and students. Welcome to your YouTube channel, Shrimati Pana Devi, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज कोटपुतली। आज हम अपने केमिस्ट्री की नेक्स्ट स्लाइड की तरफ जा रहे हैं। इससे पहले हमने केमिकल शिफ्ट को कौन कौन से फैक्टर्स प्रभावित करते हैं उसके बारे में समझाया था। इसी को ही आगे हम एक्सटेंड कर रहे हैं। इससे पहले वाली स्लाइड में आपने देखा था कि केमिकल शिफ्ट के बहुत सारे फैक्टर्स हैं। उसी में से एक फैक्टर था कि यदि वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या किसी अन्य हेलोजन के साथ में जब वो अटैच्ड होगा तो उससे उसके अवशोषण पर, एब्जॉर्प्शन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इसी में ही हम अब आगे चलते हैं कि अनसैचुरेशन या असंतृप्तता होने पर भी उसमें डी शील्डिंग इफ़ेक्ट दिखाई देगा और वह डाउनफील्ड की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, इन केस ऑफ जो मैंने एग्ज़ाम्पल दिया है उसमें आप देख रहे हैं कि जो डेल्टा की वैल्यू है वो बेंजीन में बढ़ गई है। तो इसी प्रकार से यदि हम और गहराई में जाएं तो देखें कि एल्डिहाइड और कीटोन्स में यदि हम कंपेयर करें तो एल्डिहाइड में प्रोटॉन का डी शील्डिंग जो है सर्वाधिक होती है और इसी के कारण से डेल्टा का मान सबसे अधिक होता है। तो ये हमारा एक बिल्कुल सामान्य से चीज़ों को हमने डिस्कस किया। अब हम आते हैं वॉन डेर वाल्स शील्डिंग। वॉन डेर वाल्स शील्डिंग क्या होती है? जब अधिक प्रतिस्थापी समूह युक्त अणुओं के अंदर प्रोटॉन्स जो हैं वो त्रिविम बाधा में आ जाते हैं। स्टेरिक हिंड्रेंस के कारण उनमें बल्कि ग्रुप का इलेक्ट्रॉन अभ्र प्रोटॉन के इलेक्ट्रॉन अभ्र को रिपल्शन करने लगता है, रिपल्शन होने लगता है। इसके फलस्वरूप प्रोटॉन का विपरिरक्षण होता है, डी शील्डिंग होती है और इस डी शील्डिंग के कारण डेल्टा के मान में अंतर आता है। अवशोषण संकेत जो है वो उच्च क्षेत्र में दिखाई देता है। तो इस प्रकार से वॉन डेर वाल्स डी शील्डिंग का ये कारण है, स्टेरिक हिंड्रेंस। अब हम आते हैं नेक्स्ट कि मैग्नेटिक एनआइसोट्रॉपी क्या होती है। मैग्नेटिक एनआइसोट्रॉपी मतलब कि चुंबकीय विषमदैशिकता प्रभाव क्या होता है। इसे हम स्पेस इफेक्ट भी कहते हैं। इलेक्ट्रॉन के चक्रण जो है के कारण नाभिक के चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र पैदा हो जाता है जिसे कि हम इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। और इस इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड पर प्रयुक्त चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में होने के कारण जो है प्रभावी चुंबकीय क्षेत्र मतलब कि जो इफेक्टिव चुंबकीय क्षेत्र रहता है वो कम हो जाता है। तो इस कारण से इसके दो कारण हो सकते हैं। पहला, इस प्रकार के जो शील्डिंग और डी शील्डिंग होती है उसमें प्रोटॉन की स्थिति या प्रोटॉन का जो स्पेस अरेंजमेंट होता है उस पर यह निर्भर करता है कि उसमें शील्डिंग होगी या डी शील्डिंग होगी। उसी पर ही इसका चुंबकीय विषमदैशिक प्रभाव निर्भर करता है। तो ये उसके ओरिएंटेशन से भी निर्भर करता है, ओरिएंटेशन से भी प्रभावित होता है। इसे बोलते हैं एनआइसोट्रॉपिक इफ़ेक्ट। पहला है इसमें डायमैग्नेटिक एनआइसोट्रॉपिक इफ़ेक्ट। डायमैग्नेटिक मतलब कि प्रतिचुंबकीय विषमदैशिक प्रभाव। ये क्या है? इसमें जब इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड और अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, मतलब कि इंड्यूस जो कि पैदा हो रहा है और अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के जब विपरीत दिशा में होता है मतलब कि एक दूसरे का विरोध करते हैं तो प्रोटॉन की डी शील्डिंग परिरक्षण होता है, शील्डिंग होती है और एनएमआर अवशोषण संकेत अप फील्ड में शिफ्ट हो जाते हैं। कहाँ? अप फील्ड में शिफ्ट हो जाते हैं, जैसा कि इन केस ऑफ एल्काइन। दूसरा है आपका पैरामैग्नेटिक एनआइसोट्रॉपिक इफ़ेक्ट। पैरामैग्नेटिक एनआइसोट्रॉपिक इफ़ेक्ट में आपका जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड है और जो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है दोनों एक दूसरे के दिशा में होते हैं, इसलिए वो एक दूसरे को रेनिफोर्स करते हैं, मतलब कि
समृद्ध करते हैं, बढ़ाते हैं, तो प्रोटॉन में डी शील्डिंग होती है और उससे एनएमआर जो अवशोषण है वो डाउन फील्ड में शिफ्ट हो जाता है। तो इस प्रकार से हमने दोनों के प्रभावों, डायमैग्नेटिक एनाइसोट्रॉपिक इफेक्ट और पैरामैग्नेटिक एनाइसोट्रॉपिक इफेक्ट के बारे में जानकारी मैंने आपको दी। अब आता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग से जो एनएमआर का अवशोषण में क्या प्रभाव पड़ता है। कुल मिलाकर यदि हम देखें तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का मतलब है कि हाइड्रोजन का ऑक्सीजन के साथ में जोड़ना या इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ में जोड़ना। तो इसके कारण से एनएमआर अवशोषण संकेत डाउन फील्ड में शिफ्ट हो जाते हैं। डाउन फील्ड में शिफ्ट होना मतलब कि निम्न क्षेत्र में शिफ्ट होना, अर्थात कि उच्च डेल्टा मान पर हमें ये प्राप्त होता है। अगेन it is very helpful to distinguish between the intramolecular hydrogen bonding और intermolecular hydrogen bonding। मतलब कि ये अंतः अणुक हाइड्रोजन बंध और अंतर अणुक हाइड्रोजन बंध में विभेद करने के लिए बहुत अच्छी विधि है, क्योंकि जिसमें कि हाइड्रोजन बंध पाया जाता है, मतलब कि इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जिसमें होती है उसमें जो है ये डाउन फील्ड में शिफ्ट हो जाता है। तो इस तरह से हम इसे विभेदित या पृथक कर सकते हैं। इंट्रामॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में इस तरह का कोई भी इफ़ेक्ट दिखाई नहीं देता है। अब हम आते हैं स्पिन स्पिन स्प्लिटिंग या स्पिन स्पिन कपलिंग। क्या होता है स्पिन स्पिन कपलिंग? क्या है कि जो दो प्रोटॉन, जो निकटवर्ती प्रोटॉन होता है, वो उसके जो चारों तरफ जो उसका प्रभाव होता है उसके कारण से दोनों के बीच में इंटरेक्शन होता है और इस इंटरेक्शन को बोलते हैं स्पिन स्पिन कपलिंग। अब ये स्पिन स्पिन कपलिंग जो है उसको हम एक सरल भाषा में इस तरह से बता सकते हैं कि जैसा कि ये मैंने एग्जाम्पल दे रखा है, इसमें आप देख रहे हैं कि 1,1,2 डाइक्लोरोइथेन का एग्जाम्पल है। इसमें दो तरीके के प्रोटॉन हैं जिसे कि HA और HB के द्वारा दिखाया गया है। तो इसमें दो में से एक मिथिलीन प्रोटॉन जो है द्वारा अनुभव किए जा रहे चुंबकीय क्षेत्र में पास वाले मिथाइन जो कि HB के द्वारा दिखाया जा रहा है, प्रोटॉन के स्पिन से उसके के कारण से उसमें कुछ कमी या वृद्धि होती है। तो कमी या वृद्धि होने पर, जैसा कि इस केस में आपको दिखा रहे हैं कि जो HA, जब प्रोटॉन HA की बात कर रहे हैं, इन द एब्सेंस ऑफ HB एक सिंपल लाइन के द्वारा दिखा गया है, परंतु जब इसे एक्सटर्नल फील्ड में अप्लाई किया जाता है तो दोनों में सिग्नल जो है वो दो में विभक्त हो जाता है और वो 1:1 के अनुपात में विपाटित हो जाता है, जिनकी की तीव्रता समान होती है। परंतु जब हम बात करेंगे HB प्रोटॉन की, तो HB प्रोटॉन जिस कार्बन से अटैच्ड है उसके पास वाले कार्बन एटम पर 2 HA प्रोटॉन हैं। अब उसमें जो विपाटन या स्प्लिटिंग हुई है स्पिन स्पिन के साथ में, जब कपलिंग हुई, कपलिंग के कारण से जो पीक में जो स्प्लिटिंग होती है वो कैसी होगी? वो होगी 1:2:1 के बराबर होगी। तो इसे बोलते हैं हम स्पिन स्पिन स्प्लिटिंग या स्पिन स्पिन कपलिंग। अब हम आते हैं नेक्स्ट उसके लिए कि कपलिंग कांस्टेंट जो है वो क्या होते हैं। कपलिंग कांस्टेंट के बारे में जब हम बात करेंगे तो ये 3 तरह के कपलिंग कांस्टेंट होते हैं। एक तो होता है कपलिंग कांस्टेंट जिसे कि हम बोलते हैं जेमिनल कपलिंग, दूसरा होता है विसनल कपलिंग, तीसरा होता है लॉन्ग रेंज कपलिंग कांस्टेंट। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, जेमिनल का मतलब होता है एक ही कार्बन के ऊपर जब 2 हाइड्रोजन हों और दोनों एक दूसरे से अन्योन क्रिया करें या स्पिन उनके बीच में कपलिंग हो, तो उस केस में आप देख रहे हैं कि कार्बन से जो दोनों हाइड्रोजन अटैच्ड हैं उनके बीच में 2 बॉन्ड हैं,
इसलिए इसे 2J भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसे 2J के ऊपर हम लेफ़्ट साइड में 2 लगा देते हैं ऊपर की तरफ। उसे बोलते हैं जेमिनल कपलिंग कांस्टेंट। जेमिनल कपलिंग कांस्टेंट में जो इसका मान है वो लगभग 0 से लेकर 30 हर्ट्ज़ तक होता है, और इसमें दो युग्मित प्रोटोनों के बीच में बंध दो प्रोटोनों के बीच में जितने बंध आ रहे हैं उसका मान है। देखिए, दोनों ही आप देख रहे हैं, जो मैंने नीचे एग्जाम्पल लिखा है, जब जो एक ही कार्बन एटम पर जो 2 हाइड्रोजन अटैच्ड हैं उनके बीच में बंधों की संख्या भी 2 है, इसीलिए इसे क्या लिखते हैं, 2J लिखते हैं। इसे जेमिनल कपलिंग कांस्टेंट कहा जाता है। दूसरी प्रकार का है विसिनल कपलिंग कांस्टेंट। विसिनल का मतलब होता है कि जब जिन कार्बन एटम के प्रोटॉन एक दूसरे के साथ में कपलिंग कर रहे हैं उसके बीच में 3 बॉन्ड हो तो उसे बोलते हैं विसिनल कपलिंग कांस्टेंट, जो कि आपको एग्जाम्पल से भी स्पष्ट हो रहा होगा। और विसिनल कपलिंग कांस्टेंट का जो मान है वो 0 से लेकर 20 हर्ट्ज़ तक होता है। तीसरे प्रकार का है लॉन्ग रेंज कपलिंग कांस्टेंट। लॉन्ग रेंज कपलिंग कांस्टेंट जिसमें कि बंधों की संख्या 4 या 4 से अधिक हो जाती है, और इसमें जो वैल्यू है वो भी 0 से लेकर 3 हर्ट्ज़ तक होती है। तो इस प्रकार से हम कपलिंग कांस्टेंट को परिभाषित कर सकते हैं, उसका क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। ये हो गया एक बिल्कुल सा रफ आइडिया, या हम कहें संक्षिप्त रूप में हमने इसे कपलिंग कांस्टेंट को समझाया है। अब एक कई बार आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि केमिकल एक्सचेंज क्या होता है। केमिकल एक्सचेंज जो है वो अल्कोहल के अंदर सामान्यतः है, उसी से हम एग्जाम्पल देकर समझाते हैं कि यदि हम इथाइल अल्कोहल की बात करें, इथाइल अल्कोहल में CH3CH2OH, मतलब कि आपके पास में 3 तरीके के प्रोटॉन हैं, और आपको एक तो ट्रिपलेट मिलना चाहिए, है ना, एक तो ट्रिपलेट मिलना चाहिए, एक क्वार्टेट मिलना चाहिए, और एक जो है जो OH है उसके कारण से आपको जो है सिंगलेट मिलता है। वो सिंगलेट क्यों मिल रहा है, तो ये आप कैसे स्पष्ट करेंगे। जो हाइड्रोक्सी प्रोटॉन है वो सिंगलेट शो क्यों कर रहा है, क्या उसमें स्पिन कपलिंग नहीं हो रही है पास वाले कार्बन एटम पर जो हाइड्रोजन प्रेजेंट हैं उससे, उसको समझाने के लिए एक नया फिनोमेना लाया गया जिससे कि बोलते हैं केमिकल एक्सचेंज। केमिकल एक्सचेंज का मतलब है कि हर अल्कोहल का एटम जो है बहुत सारे अल्कोहल के दूसरे अन्य एटम के साथ में बहुत तेज़ी के साथ में उसमें विनिमय होता है। हाइड्रोक्सिल प्रोटॉन का जो है संपर्क स्थापित रहता है, जिससे कि कहते हैं रासायनिक विनिमय। और इस रासायनिक विनिमय को जो है मिथिलीन प्रोटॉन जो है वो उसे अलग नहीं कर पाता है, और इसी कारण से उसका विन्यास नहीं देख पाने के कारण से हमें क्या प्राप्त होता है, सिंगलेट प्राप्त होता है, जो कि हाइड्रोक्सी प्रोटॉन के कारण होता है। इसे बोलते हैं केमिकल एक्सचेंज। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आपसे कई बार पूछी जा सकती है कि एनेमर शिफ्ट रिएजेंट क्या होते हैं। अब एनेमर शिफ्ट रिएजेंट के बारे में सामान्यतः हम एक ही चीज़ बोलते हैं कि ये रेयर अर्थ मेटल, मतलब कि दुर्लभ मृदा धातुओं के आयन से मिलकर बना होता है, और आयन और ऑर्गेनिक लिगेंड के साथ में बंध के फलस्वरूप प्राप्त होते हैं। इस तरह के पदार्थ कहलाते हैं एनेमर शिफ्ट रिएजेंट। और इसका यह उपयोग होता है कि ये जो सैंपल होता है, यदि उसमें हम एनेमर शिफ्ट रिएजेंट मिला दें तो नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स जो होते हैं, जिसके बारे में मैंने पहले भी जानकारी दी थी कि ये नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स के रासायनिक विस्थापन में अंतर अधिक हो जाता है, और अंतर अधिक होने से जो है वो हमें और अधिक स्पष्ट हो जाते हैं। तो इसका कई एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि आपने EUDPM का होल थ्राइस, मतलब कि ट्रिस डाइपाइवलो मैथनेटो यूरोपियम, इसका एग्जाम्पल है।
इसी तरह से एक और है ट्रिस 1112233 हेप्टाफ्लोरो 77 डैश डाइमिथाइल 135 ऑक्टा डायनेटो यूरोपियम। इसके जो है कुछ स्पेसिफिक एग्जांपल्स हैं। तो इस तरह से हमने एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में इस चैप्टर में जानकारी प्राप्त करी। ये हमारे सिलेबस की फर्स्ट यूनिट है, फर्स्ट यूनिट का भी एक पार्ट है। तो मैं ऐसा सोचती हूँ कि आपको जो मैंने अभी तक पढ़ाया वो समझ आया होगा, और यदि आपको कोई क्वेश्चंस हैं तो आप इसे इसी माध्यम से पुट कर रख सकते हैं, उसे हम और एक्सप्लेन कर देंगे। तो ये जो है एनएमआर जो है एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है वो क्या होती है और इसके क्या उपयोग हैं, इसके बारे में भी हमें जानकारी होनी चाहिए। तो एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का फंक्शनल ग्रुप निकालने में तो उपयोग होता ही होता है, इसके अलावा भी क्रियात्मक समूह के अतिरिक्त भी जो है इसमें किसी विशेष समूह के आपेक्षिक स्थिति का भी ज्ञान इसके द्वारा किया जा सकता है। इसी तरह से प्रोटॉन के अनुनाद के आधार पर अज्ञात यौगिकों की भी पहचान की जा सकती है। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपसे एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है कि कोई भी आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया गया और आपको बहुत सारी पीक्स की वैल्यू दे दी गई, तो इसलिए आपको आवश्यक है कि आपको ये पता हो कि ये पीक्स कितने पर आती हैं, और यदि पीक्स थोड़ी शिफ्ट हो भी रही हैं तो उसका क्या कारण हो सकता है। तो आपको पीक्स की वैल्यू जो है वो बिल्कुल कंठस्थ होनी चाहिए, बिल्कुल याद होनी चाहिए, जिससे कि हम उस वैल्यू को देखते ही पता कर सकें कि इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप इसमें प्रेजेंट है। तो फिर मैं पुनः आशा करती हूँ कि आपको जो है ये जो हमने नई विधि अपनाई है ऑनलाइन टीचिंग की, इसके द्वारा आपको समझ आ रहा होगा, और यदि आप इसमें कुछ सुधार चाहते हैं तो आपके जो है सजेशंस जो है आमंत्रित हैं, उनको हम उस पर विचार कर सकते हैं। धन्यवाद।